कहानियों की धुरी में आपका स्वागत है। ड्रैकुला की किताब, अध्याय 3। जब मुझे पता चला कि मैं एक कैदी हूं तो मुझ पर एक प्रकार की जंगली भावना आ गई। मैं तेजी से सीढ़ियों से ऊपर नीचे गया, हर दरवाजे को देखा और जो भी खिड़की मुझे मिली उसमें से बाहर झांकने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी असहायता का विश्वास अन्य सभी भावनाओं पर हावी हो गया। जब मैं कुछ घंटों के बाद पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उस समय के लिए पागल हो गया था, क्योंकि मैंने जाल में फंसे चूहे जैसा व्यवहार किया था। हालांकि जब मुझे यह विश्वास हो गया कि मैं असहाय हूं तो मैं चुपचाप बैठ गया, इतनी शांति से जितनी शांति से मैंने अपने जीवन में कभी कुछ किया है, और सोचना शुरू कर दिया कि क्या करना सबसे अच्छा होगा। मैं अभी भी सोच रहा हूं और अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं। केवल एक बात के बारे में मैं निश्चित हूं कि काउंट को अपने विचार बताने से कोई फायदा नहीं है। वह अच्छी तरह जानता है कि मैं कैद में हूं, और चूंकि उसने यह स्वयं किया है, और निस्संदेह इसके लिए उसके अपने उद्देश्य हैं, वह मुझे केवल तभी धोखा देगा यदि मैं तथ्यों के साथ उस पर पूरा भरोसा करूं। जहां तक मैं देख सकता हूं, मेरी एकमात्र योजना यह होगी कि मैं अपना ज्ञान और अपना डर अपने पास रखूं और अपनी आंखें खुली रखूं। मुझे पता है, मैं या तो अपने ही डर से एक बच्चे की तरह धोखा खा रहा हूं, या फिर मैं हताशा में हूं, और यदि उत्तरार्ध ऐसा है, तो मुझे इसके लिए अपने सभी दिमागों की आवश्यकता होगी और पड़ेगी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा ही था कि मैंने नीचे बड़े दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी और मुझे पता चला कि काउंट वापस आ गया है। वह तुरंत लाइब्रेरी में नहीं आया, इसलिए मैं सावधानी से अपने कमरे में गया और उसे बिस्तर बनाते हुए पाया। यह अजीब था, लेकिन इससे वही पुष्टि हुई जो मैंने हमेशा सोचा था, कि घर में कोई नौकर नहीं था। बाद में जब मैंने उसे भोजन कक्ष में मेज बिछाते हुए दरवाजे की झिलमिलाहट के माध्यम से देखा, तो मुझे इसका विश्वास हो गया, क्योंकि यदि वह ये सब छोटे मोटे काम स्वयं ही करता है, तो निश्चय ही यह इस बात का प्रमाण है कि उन्हें करने वाला कोई और नहीं है। इससे मैं डर गया, क्योंकि अगर महल में कोई और नहीं है, तो वह काउंट ही रहा होगा जो उस कोच का ड्राइवर था जो मुझे यहां लाया था। यह एक भयानक विचार है। यदि ऐसा है, तो इसका क्या मतलब है कि वह भेड़ियों को नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि उसने किया, केवल चुपचाप अपना हाथ पकड़कर। ऐसा कैसे हुआ कि बिस्ट्रिट्स और कोच के सभी लोगों के मन में मेरे लिए कुछ भयानक डर था? क्रूस, लहसुन, जंगली गुलाब, पहाड़ की राख देने का क्या मतलब था? उस अच्छी अच्छी महिला को आशीर्वाद दें जिसने मेरे गले में क्रूस लटकाया। क्योंकि जब भी मैं इसे छूता हूं तो यह मेरे लिए सांत्वना और ताकत होती है। यह अजीब बात है कि जिस चीज को मुझे नापसंद और मूर्ति पूजक मानना सिखाया गया है, वह अकेलेपन और परेशानी के समय में मददगार साबित हो सकती है। क्या ऐसा है कि चीज के सार में ही कुछ है, या यह सहानुभूति और आराम की यादें व्यक्त करने में एक माध्यम, एक ठोस मदद है? किसी समय, यदि ऐसा हो, तो मुझे इस मामले की जांच अवश्य करनी चाहिए और इसके बारे में अपना निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। इस बीच मुझे काउंट ड्रैकुला के बारे में वह सब पता लगाना चाहिए जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इससे मुझे समझने में मदद मिल सकती है। आज रात वह अपने बारे में बात कर सकता है, अगर मैं बातचीत को उस तरफ मोड़ दूं। हालांकि मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए कि उसका संदेह जागृत न हो। आधी रात। मैंने काउंट के साथ लंबी बातचीत की है। मैंने उनसे ट्रांसिल्वेनिया के इतिहास पर कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने इस विषय को आश्चर्यजनक ढंग से समझ लिया। चीजों और लोगों के बारे में, विशेषकर लड़ाइयों के बारे में बोलते समय, वह ऐसे बोलते थे जैसे कि वह उन सभी में मौजूद रहे हों। इसके बाद उन्होंने यह कहकर समझाया कि एक लड़के के लिए उसके घर और नाम का गौरव ही उसका गौरव है, कि उनकी महिमा ही उसकी महिमा है, कि उनका भाग्य ही उसका भाग्य है। जब भी वह अपने घर के बारे में बात करता था तो हमेशा हम कहता था और लगभग बहुवचन में बोलता था, जैसे कोई राजा बोल रहा हो। काश मैं वह सब कुछ ठीक उसी तरह लिख पाता जैसा उन्होंने कहा था, क्योंकि मेरे लिए यह सबसे आकर्षक था। ऐसा लगता था जैसे इसमें देश का पूरा इतिहास समाहित हो। बोलते बोलते वह उत्तेजित हो गया और कमरे में अपनी बड़ी बड़ी सफेद मूंछें खींचते हुए घूमने लगा और जिस भी चीज पर उसने अपना हाथ रखा, उसे पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे मुख्य ताकत से कुचल देगा। उन्होंने जो एक बात कही, उसे मैं यथासंभव लिखूंगा, क्योंकि यह अपने तरीके से उसकी जाति की कहानी बताता है।
हम सेकेलिस को गर्व करने का अधिकार है, क्योंकि हमारी रगों में कई बहादुर जातियों का खून बहता है जो आधिपत्य के लिए शेर की तरह लड़ते हैं। इधर यूरोपीय जातियों के भंवर में उग्रिक जनजाति ने आइसलैंड से लड़ाई की वह भावना छीन ली जो थोर और वोडिन ने उन्हें दी थी, जिसे उनके निडरों ने इस तरह प्रदर्शित किया कि वे यूरोप और एशिया और अफ्रीका के समुद्री तटों पर भी हमला करने के इरादे से उतरे। लोगों ने सोचा कि भेड़िए स्वयं आए हैं। यहां भी जब वे आए तो उन्हें हूण मिले जिनके युद्ध के क्रोध ने पृथ्वी को एक जीवित ज्वाला की तरह बहा दिया था, जब तक कि मरने वाले लोगों ने यह नहीं माना कि उनकी रगों में उन पुराने चुड़ैलों का खून बह रहा था जो सिथिया से निष्कासित कर दिए गए थे। रेगिस्तान में शैतान। मूर्ख मूर्ख! अत्तिला जैसा कौन सा शैतान या कौन सी डायन इतनी महान थी जिसका खून इन रगों में है? उसने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। क्या यह आश्चर्य की बात है कि हम एक विजयी जाति थे, कि हमें गर्व था कि जब मग्यार, लोमबार्ड, अवार, बुल्गार या तुर्क ने हमारी सीमाओं पर हजारों की संख्या में आक्रमण किया तो हमने उन्हें वापस खदेड़ दिया? क्या यह अजीब बात है कि जब अरपाद और उसकी सेनाएं हंगेरियन पितृभूमि से होकर गुजरीं तो सीमा पर पहुंचने पर उन्होंने हमें यहां पाया कि होन्फोग्लास वहां पूरा हुआ था? और जब हंगेरियन बाढ़ पूर्व की ओर बह गई तो शेकेलीज को विजयी मग्यारों द्वारा रिश्तेदार के रूप में दावा किया गया था और सदियों से हमें तुर्की भूमि की सीमा की रक्षा करने का भरोसा दिया गया था, और उससे भी अधिक, सीमा रक्षक का अंतहीन कर्तव्य, जैसा कि तुर्क कहते हैं, पानी सोता है और दुश्मन नींद हराम करता है। युद्ध जैसी पुकार राजा के स्तर तक तेजी से पहुंची। मेरे राष्ट्र की उस बड़ी शर्मिंदगी, कैसोवा की शर्म से कब छुटकारा पाया गया, जब वैलाक और मग्यार के झंडे क्रिसेंट के नीचे गिर गए? वह कौन था लेकिन मेरी ही जाति का एक व्यक्ति जिसने वोइवोड के रूप में डेन्यूब को पार किया और तुर्क को उसी की धरती पर हराया? यह वास्तव में एक ड्रैकुला था। अफसोस यह था कि उसके अपने ही अयोग्य भाई ने, जब वह गिर गया था, अपने लोगों को तुर्कों को बेच दिया और उन पर गुलामी की शर्मिंदगी ला दी। क्या वास्तव में यह ड्रैकुला नहीं था जिसने अपनी जाति के अन्य लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने बाद के युग में बार बार अपनी सेना को महान नदी के पार तुर्की भूमि में लाया? जब उसे वापस पीटा गया तो वह बार बार आया, हालांकि उसे उस खूनी मैदान से अकेले आना पड़ा जहां उसके सैनिकों का वध किया जा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेले ही अंततः जीत सकता है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। बाह! बिना नेता के किसानों का क्या भला? युद्ध को संचालित करने के लिए मस्तिष्क और हृदय के बिना युद्ध कहाँ समाप्त होता है? फिर जब मोहाक्स की लड़ाई के बाद हमने हंगेरियन जुए को उतार फेंका, हम ड्रैकुला रक्त के लोग उनके नेताओं में से थे, क्योंकि हमारी आत्मा को यह बर्दाश्त नहीं था कि हम स्वतंत्र नहीं थे। आह युवा महोदय, शिकेलीज और ड्रैकुला उनके दिल के खून, उनके दिमाग और उनकी तलवारों के रूप में एक रिकॉर्ड का दावा कर सकते हैं जो हैप्सबर्ग और रोमन्फ जैसे मशरूम विकास कभी नहीं पहुंच सकते हैं। युद्ध जैसे दिन खत्म हो गए हैं। असम्मानजनक शांति के इन दिनों में खून बहुत कीमती चीज है, और महान जातियों की महिमा एक ऐसी कहानी के समान है जो बताई गई है। इस समय सुबह होने को थी और हम बिस्तर पर चले गए। मेम, यह डायरी भयानक रूप से अरेबियन नाइट्स की शुरुआत की तरह लगती है, क्योंकि हर चीज को मुर्गे पर टूटना है, या हेमलेट के पिता के भूत की तरह। 12 मई। मैं तथ्यों से शुरू करता हूं, नंगे, अल्प तथ्य, पुस्तकों और आंकड़ों द्वारा सत्यापित, और जिनमें कोई संदेह नहीं हो सकता। मुझे उन्हें उन अनुभवों के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए जो मेरे स्वयं के अवलोकन या उनकी स्मृति पर आधारित होंगे। कल शाम जब काउंट अपने कमरे से आया तो उसने मुझसे कानूनी मामलों और कुछ प्रकार के व्यवसाय करने के बारे में प्रश्न पूछना शुरू किया। मैंने पूरा दिन किताबों में बिताया था और अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए मैंने लिंकन इन में जिन मामलों की जांच की थी उनमें से कुछ पर ध्यान दिया। काउंट की पूछताछ में एक निश्चित विधि थी, इसलिए मैं उन्हें क्रम से नीचे रखने की कोशिश करूंगा। यह ज्ञान किसी तरह या कुछ समय के लिए मेरे काम आ सकता है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्या इंग्लैंड में एक आदमी के पास 2 या अधिक वकील हो सकते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो उसके पास 1 दर्जन वकील हो सकते हैं, लेकिन एक लेनदेन में 1 से अधिक वकील रखना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकता है, और इसे बदलने से निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिलचस्पी।
ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से समझ गया है, और उसने पूछा कि क्या घर से दूर किसी स्थान पर स्थानीय मदद की आवश्यकता होने पर एक व्यक्ति को बैंकिंग में भाग लेने और दूसरे को शिपिंग की देखभाल करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई होगी। बैंकिंग वकील का मैंने उनसे और अधिक विस्तार से समझाने के लिए कहा, ताकि मैं किसी भी तरह से उन्हें गुमराह न कर सकूं, इसलिए उन्होंने कहा, मैं वर्णन करूंगा। आपका मित्र और मेरा, श्री पीटर हॉकिंस, एक्सेटर में आपके खूबसूरत कैथेड्रल की छाया के नीचे से, जो लंदन से बहुत दूर है, आपकी दयालुता के माध्यम से मेरे लिए लंदन में मेरी जगह खरीदता है। अच्छा, अब यहां मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ऐसा न हो कि आपको यह अजीब लगे कि मैंने वहां के किसी निवासी के बजाय लंदन से इतनी दूर एक व्यक्ति की सेवाएं मांगी है। मेरा मकसद यह था कि केवल मेरी इच्छा के अलावा कोई स्थानीय हित पूरा न हो, और चूंकि लंदन में रहने वाले किसी व्यक्ति का, शायद अपने या मित्र के किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, मैं अपने एजेंट की तलाश में इस क्षेत्र में गया, जिसका काम केवल मेरे हित के लिए होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं, जिसके पास बहुत सारे मामले हैं, सामान भेजना चाहता हूं, मान लीजिए न्यूकैसल या डरहम या हार्विच या डोवर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह इन बंदरगाहों में से किसी एक को भेजकर अधिक आसानी से किया जा सकता है? मैंने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से यह सबसे आसान होगा, लेकिन हम सॉलिसिटरों के पास एक के लिए एक एजेंसी की व्यवस्था थी, ताकि स्थानीय कार्य किसी भी सॉलिसिटर के निर्देश पर स्थानीय स्तर पर किया जा सके, ताकि ग्राहक बस खुद को उसके हाथों में दे सके। एक व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपनी इच्छाएं पूरी करा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं खुद को निर्देशित करने के लिए स्वतंत्र हो सकता हूं। क्या ऐसा नहीं है? बेशक, मैंने उत्तर दिया, और ऐसा अक्सर व्यवसायी लोगों द्वारा किया जाता है, जो यह पसंद नहीं करते कि उनके पूरे मामले की जानकारी किसी एक व्यक्ति को हो। अच्छा, उन्होंने कहा, और फिर खेप बनाने के तरीकों और उनसे गुजरने वाले रूपों के बारे में पूछा, और सभी प्रकार की कठिनाइयों के बारे में पूछा जो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दूरदर्शिता से बचा जा सकता है। मैंने अपनी पूरी क्षमता से उसे ये सारी बातें समझाईं, और उसने निश्चित रूप से मुझे इस धारणा के तहत छोड़ दिया कि वह एक अद्भुत वकील होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में उसने नहीं सोचा था या जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी देश में नहीं था, और जिसने स्पष्ट रूप से व्यापार के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया था, उसका ज्ञान और कौशल अद्भुत था। जब उन्होंने इन बिंदुओं पर खुद को संतुष्ट कर लिया, जिनके बारे में उन्होंने कहा था, और मैंने उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर सभी को अच्छी तरह से सत्यापित कर लिया था, तो वह अचानक खड़े हुए और कहा, क्या आपने अपने पहले पत्र के बाद से हमारे मित्र श्री पीटर हॉकिंस या किसी अन्य को लिखा है? दिल में कुछ कड़वाहट के साथ मैंने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अभी तक मैंने किसी को पत्र भेजने का कोई अवसर नहीं देखा है। तो अब लिखो, मेरे युवा मित्र, उन्होंने मेरे कंधे पर भारी हाथ रखते हुए कहा, हमारे मित्र को लिखें और किसी अन्य को, और कहो, यदि तुम्हें अच्छा लगे, तो अब से 1 महीने तक मेरे पास रहो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इतने लंबे समय तक रुकूं? मैंने पूछा, यह सोचकर मेरा दिल ठंडा हो गया। मैं इसकी बहुत इच्छा करता हूं, नहीं, मैं कोई इनकार नहीं करूंगा। जब आपके स्वामी, नियोक्ता, आप जो चाहें, ने यह वचन दिया कि कोई उसकी ओर से आए, तो यह समझा गया कि केवल मेरी आवश्यकताओं के बारे में परामर्श किया जाना था। मुझ पर कोई दाग नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मैं स्वीकृति स्वीकार करने के अलावा और क्या कर सकता था? यह श्री हॉकिंस की रुचि थी, मेरी नहीं, और मुझे उनके बारे में सोचना था, अपने बारे में नहीं। और इसके अलावा, जब काउंट ड्रैकुला बोल रहा था, तो उसकी आंखों और उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे मुझे याद आया कि मैं एक कैदी था, और अगर मैं ऐसा चाहता तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता। काउंट ने मेरे धनुष में अपनी जीत देखी, और मेरे चेहरे की परेशानी में उसकी महारत देखी, क्योंकि उसने तुरंत उनका उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने सहज, प्रतिरोधी तरीके से। मेरे अच्छे युवा मित्र, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने पत्रों में व्यवसाय के अलावा अन्य चीजों का जिक्र नहीं करेंगे। निसंदेह आपके दोस्तों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आप ठीक हैं, और आप उनके पास घर जाने के लिए उत्सुक हैं। क्या ऐसा नहीं है? बोलते समय उसने मुझे नोट पेपर की 3 शीट और 3 लिफाफे दिए। वे सभी सबसे पतले विदेशी पोस्ट थे, और उन्हें देखकर, फिर उसे, और उसकी शांत मुस्कान को देखकर, लाल निचले होंठ पर तेज, कैनाइन दांतों के साथ,
मैं समझ गया और साथ ही साथ अगर उसने कहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए, मैंने जो लिखा है वह उसे पढ़ सकेगा। इसलिए मैंने अब केवल औपचारिक नोट्स लिखने का निश्चय किया, लेकिन मिस्टर हॉकिंस को पूरी तरह से गुप्त रूप से लिखने के लिए, और मीना को भी, क्योंकि उनके लिए मैं शॉर्टहैंड में लिख सकता था, जो काउंट के लिए पहेली बन सकता था अगर उन्होंने इसे देखा होता। जब मैंने अपने 2 पत्र लिखे थे तो मैं शांत बैठा था, एक किताब पढ़ रहा था, जबकि काउंट ने कई नोट्स लिखे थे, जैसे कि उसने उन्हें अपनी मेज पर कुछ किताबों में लिखा था। फिर उसने मेरी 2 चिट्ठियां उठाईं और उन्हें अपनी चिट्ठियों के साथ रख दिया और अपनी लेखन सामग्री पास रख दी, जिसके बाद जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मैं झुक गया और उन पत्रों को देखा जो मेज पर नीचे की ओर रखे हुए थे। ऐसा करने में मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इन परिस्थितियों में मुझे लगा कि मुझे हर संभव तरीके से अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक पत्र सैमुअल एफ. बिलिंगटन, नंबर 7, द क्रिसेंट, व्हिटबी को निर्देशित किया गया था। दूसरा हेर ल्यूटन, वर्ना को। तीसरा कोट्स एंड कंपनी, लंदन, और चौथा हेरेन क्लोपस्टॉक और बिलरेथ, बैंकर, बुडापेस्ट को दिया गया। दूसरे और चौथे को खोल दिया गया। मैं उन्हें देखने ही वाला था कि तभी मैंने दरवाजे के हैंडल को हिलते हुए देखा। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गया। अभी पत्रों को वैसे ही बदलने और काउंट से पहले अपनी पुस्तक को फिर से शुरू करने का समय था। हाथ में एक और पत्र पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। उसने मेज पर रखे पत्रों को उठाया और उन पर सावधानी से मोहर लगाई, और फिर मेरी ओर मुखातिब होकर कहा, मुझे विश्वास है कि आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन आज शाम मुझे अकेले में बहुत काम करना है। मुझे आशा है कि आप अपनी इच्छानुसार सभी चीजें पा सकेंगे। दरवाजे पर वह मुड़ा और एक क्षण रुकने के बाद बोला, मैं आपको सलाह देता हूं, मेरे प्यारे युवा मित्र, नहीं, मैं आपको पूरी गंभीरता से चेतावनी देता हूं कि यदि आप इन कमरों को छोड़ देते हैं तो आप किसी भी तरह से महल के किसी अन्य हिस्से में सोने नहीं जाएंगे। यह पुराना है और इसमें बहुत सी यादें हैं, और जो लोग नासमझी से सोते हैं उनके लिए बुरे सपने हैं। आगाह रहो। यदि अभी सो जाओ या कभी भी तुम पर काबू पालो या ऐसा करना चाहते हो, तो जल्दी से अपने कक्ष में या इन कमरों में चले जाओ, क्योंकि तब तुम्हारा विश्राम सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर आप इस संबंध में सावधान नहीं रहेंगे, तो उसने अपना भाषण भयानक तरीके से समाप्त किया, क्योंकि उसने अपने हाथों से इशारा किया जैसे कि वह उन्हें धो रहा हो। मैं भली भांति समझ गया। मेरा एकमात्र संदेह यह था कि क्या कोई सपना निराशा और रहस्य के अप्राकृतिक, भयानक जाल से भी अधिक भयानक हो सकता है, जो मेरे चारों ओर बंद होता दिख रहा था। बाद में मैं लिखे गए अंतिम शब्दों का समर्थन करता हूं, लेकिन इस बार इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे ऐसी किसी भी जगह सोने से डर नहीं लगेगा जहां वह न हो। मैंने क्रूस को अपने बिस्तर के सिरहाने पर रख दिया है। मैं कल्पना करता हूं कि इस प्रकार मेरा विश्राम स्वप्नों से अधिक मुक्त है, और यह वहीं रहेगा। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद, कोई आवाज न सुनकर, मैं बाहर आया और पत्थर की सीढ़ी से ऊपर चला गया जहां से मैं दक्षिण की ओर देख सकता था। उस विशाल विस्तार में कुछ हद तक आजादी का एहसास था, हालांकि यह मेरे लिए दुर्गम था, आंगन के संकीर्ण अंधेरे की तुलना में। इसे देखते हुए मुझे लगा कि मैं वास्तव में जेल में था, और मुझे ताजी हवा की सांस चाहिए थी, भले ही वह रात की हवा थी। मुझे यह महसूस होने लगा है कि यह रात्रि अस्तित्व मुझ पर प्रभाव डाल रहा है। यह मेरी तंत्रिका को नष्ट कर रहा है। मैं अपनी ही छाया से शुरुआत करता हूं और हर तरह की भयानक कल्पनाओं से भरा हुआ हूं। ईश्वर जानता है कि इस शापित स्थान में मेरे भयानक भय का कारण है। मैंने सुंदर विस्तार को देखा, नरम पीली चांदनी में नहाया हुआ, जब तक कि दिन जैसा उजाला नहीं हो गया। मध्यम रोशनी में दूर की पहाड़ियां पिघल गईं और घाटियों में मखमली कालापन छा गया। मात्र सौंदर्य ही मुझे प्रसन्न कर रहा था, मेरी हर सांस में शांति और आराम था। जैसे ही मैं खिड़की से झुका, मेरी नजर मेरे नीचे एक मंजिल पर और कुछ हद तक मेरी बाईं ओर हिलती हुई चीज पर पड़ी, जहां मैंने कमरों के क्रम से कल्पना की कि काउंट के अपने कमरे की खिड़कियां बाहर दिख रही होंगी। जिस खिड़की पर मैं खड़ा था वह ऊंची और गहरी, पत्थर से बनी हुई थी, और हालांकि मौसम खराब थी, फिर भी पूरी थी, लेकिन जाहिर तौर पर इस मामले को कई दिन हो गए थे। मैं पत्थर के काम के पीछे चला गया और ध्यान से बाहर देखा। मैंने देखा कि काउंट का सिर खिड़की से बाहर आ रहा था।
मैंने चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मैं उस आदमी की गर्दन और पीठ तथा बाहों की हरकत से उसे पहचान गया। किसी भी स्थिति में मैं यह भूल नहीं कर सकता कि जिन हाथों से मुझे पढ़ने के इतने अवसर मिले। पहले तो मुझे दिलचस्पी हुई और कुछ हद तक खुशी भी हुई, क्योंकि यह आश्चर्यजनक है कि जब कोई व्यक्ति कैदी हो तो एक छोटी सी बात उसे कितनी रुचिकर और आनंदित कर देगी। लेकिन मेरी भावनाएं घृणा और आतंक में बदल गईं जब मैंने देखा कि पूरा आदमी धीरे धीरे खिड़की से बाहर आ रहा है और उस भयानक खाई के ऊपर महल की दीवार से नीचे रेंगना शुरू कर रहा है। उसका लबादा उसके चारों ओर बड़े पंखों की तरह फैला हुआ है। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने समझा यह चांदनी की कोई चाल है, छाया का कोई अजीब असर है, लेकिन मैं देखता रहा और यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। मैंने देखा कि उंगलियां और पैर की उंगलियां वर्षों के तनाव से घिसे हुए पत्थरों के कोनों को पकड़ती हैं और इस प्रकार प्रत्येक प्रक्षेपण और असमानता का उपयोग करते हुए काफी तेजी से नीचे की ओर बढ़ती हैं, जैसे एक छिपकली दीवार के साथ चलती है। यह किस प्रकार का मनुष्य है, या मनुष्य की शक्ल में यह किस प्रकार का प्राणी है? मुझे लगता है कि इस भयानक जगह का डर मुझ पर हावी हो रहा है। मैं भयभीत हूं, भयंकर भय में, और मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उन भयों से घिरा हुआ हूं जिनके बारे में मैं सोचने की हिम्मत नहीं करता। 15 मई, एक बार फिर मैंने काउंट को छिपकली के अंदाज में बाहर जाते देखा। वह एक तरफ से नीचे की ओर चला गया, लगभग 100 फीट नीचे, और काफी हद तक बाईं ओर। वह किसी छेद या खिड़की में गायब हो गया। जब उसका सिर गायब हो गया, तो मैं और अधिक देखने की कोशिश करने के लिए बाहर झुका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उचित कोण से देखने की अनुमति देने के लिए दूरी बहुत अधिक थी। मुझे पता था कि वह अब महल छोड़ चुका है, और मैंने सोचा कि इस अवसर का उपयोग करके जितना मैंने अभी तक करने का साहस किया है, उससे अधिक अन्वेषण करूं। मैं वापस कमरे में गया और लैंप लेकर सभी दरवाजों को देखा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वे सभी बंद थे और ताले तुलनात्मक रूप से नए थे, लेकिन मैं पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उस हॉल में गया जहां मैंने मूल रूप से प्रवेश किया था। मैंने पाया कि मैं बोल्ट को आसानी से पीछे खींच सकता हूं और बड़ी जंजीरों को खोल सकता हूं, लेकिन दरवाजा बंद था और चाबी गायब थी। वह चाबी काउंट के कमरे में होनी चाहिए। मुझे देखना होगा कि उसका दरवाजा खुला है या नहीं, ताकि मैं उसे पकड़ सकूं और भाग सकूं। मैं विभिन्न सीढ़ियों और मार्गों की गहन जांच करने और उनसे खुलने वाले दरवाजों को आजमाने के लिए आगे बढ़ा। हॉल के पास एक या दो छोटे कमरे खुले थे, लेकिन उनमें देखने के लिए पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ भी नहीं था, जो पुराने होने के कारण धूल से सना हुआ था और कीड़ों से खाया हुआ था। हालांकि, आखिरकार, मुझे सीढ़ी के शीर्ष पर एक दरवाजा मिला, जो हालांकि बंद लग रहा था, थोड़ा दबाव में था। मैंने इसे और अधिक करने की कोशिश की और पाया कि यह वास्तव में बंद नहीं था, लेकिन प्रतिरोध इस तथ्य से आया था कि टिका कुछ हद तक गिर गया था और भारी दरवाजा फर्श पर टिका हुआ था। यहां एक ऐसा अवसर था जो शायद मुझे दोबारा न मिले, इसलिए मैंने अपना जोर लगाया और कई प्रयासों के बाद इसे वापस ला दिया ताकि मैं प्रवेश कर सकूं। अब मैं महल के एक हिस्से में अपने परिचित कमरों से दाहिनी ओर एक मंजिल नीचे था। खिड़कियों से मैं देख सकता था कि कमरों का स्वीट महल के दक्षिण में स्थित था। अंतिम कमरे की खिड़कियां पश्चिम और दक्षिण दोनों तरफ दिखती थीं। पिछली ओर की तरह, पिछली ओर भी बहुत बड़ी चट्टान थी। महल एक बड़ी चट्टान के कोने पर बनाया गया था, ताकि तीन तरफ से यह काफी अभेद्य हो, और यहां बड़ी खिड़कियां लगाई गई थीं जहां गोफन, धनुष या कल्वरिन नहीं पहुंच सकते थे, और परिणामस्वरूप प्रकाश और आराम, एक स्थिति के लिए असंभव था जिसकी रक्षा करनी थी, सुरक्षित कर लिया गया। पश्चिम की ओर एक बड़ी घाटी थी, और फिर, दूर तक उभरी हुई, बड़े बड़े दांतेदार पहाड़, शिखर पर शिखर चढ़ते हुए, पहाड़ की राख और कांटों से जड़ी खड़ी चट्टान, जिसकी जड़ें पत्थर की दरारों और दरारों और दरारों में चिपकी हुई थीं। यह स्पष्ट रूप से महल का वह हिस्सा था जिस पर पुराने दिनों में महिलाओं का कब्जा था, क्योंकि फर्नीचर में जितना मैंने देखा था उससे कहीं अधिक आराम था। खिड़कियां पर्दे रहित थीं, और हीरे के शीशों से छनकर आने वाली पीली चांदनी ने रंगों को समान रूप से देखने में सक्षम बनाया, जबकि इसने धूल के ढेर को नरम कर दिया जो सब कुछ पर पड़ा था और कुछ हद तक समय और कीट के विनाश को छिपा रहा था। चमकती चांदनी में मेरे लैंप का कोई असर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे अपने पास पाकर मुझे खुशी थी, क्योंकि उस जगह पर एक भयानक अकेलापन था जिसने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई और मेरी नसों को कांपने लगा।
फिर भी यह उन कमरों में अकेले रहने से बेहतर था जिनसे मुझे काउंट की उपस्थिति से नफरत हो गई थी, और अपनी नसों को शांत करने की थोड़ी कोशिश करने के बाद मैंने पाया कि मेरे ऊपर एक नरम शांति आ गई है। मैं यहाँ एक छोटी सी ओक टेबल पर बैठा हूँ, जहाँ पुराने समय में संभवतः कोई गोरी महिला बहुत सोच विचार और शर्माते हुए अपना गलत लिखा हुआ प्रेमपत्र लिखती थी, और शॉर्टहैंड में मेरी डायरी में वह सब लिखती थी जो मेरे बाद से घटित हुआ है। आखिरी बार इसे बंद कर दिया। यह 19वीं सदी के प्रतिशोध के साथ अद्यतन है। और फिर भी, जब तक मेरी इंद्रियां मुझे धोखा नहीं देती, पुरानी शताब्दियों में अपनी स्वयं की शक्तियां थीं और हैं, जिन्हें मात्र आधुनिकता नहीं मार सकती। बाद में 16 मई की सुबह। भगवान मेरी सद्बुद्धि की रक्षा करें, क्योंकि मैं यहीं तक सीमित हूं। सुरक्षा और सुरक्षा का आश्वासन अतीत की बातें हैं। जब तक मैं यहां रहता हूं, केवल एक ही बात की आशा है कि मैं पागल न हो जाऊं, यदि वास्तव में मैं पहले से ही पागल नहीं हूं। अगर मैं समझदार हूं, तो यह सोचना निश्चित रूप से परेशान करने वाला है कि इस घृणित जगह में छिपी सभी गंदी चीजों में से काउंट मेरे लिए सबसे कम भयानक है। मैं केवल उन्हीं की ओर सुरक्षा की तलाश कर सकता हूं, भले ही यह तभी हो जब मैं उनके उद्देश्य की पूर्ति कर सकूं। महान भगवान, दयालु भगवान, मुझे शांत रहने दो, क्योंकि उस रास्ते से वास्तव में पागलपन छिपा है। मुझे कुछ चीजों पर नई रोशनी मिलनी शुरू हो गई है, जिन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया है। अब तक मुझे ठीक से पता नहीं था कि शेक्सपियर का क्या मतलब था जब उन्होंने हेमलेट से कहा था, मेरी गोलियां, जल्दी, मेरी गोलियां। ऐसा लगता है कि मैंने इसे नीचे रख दिया, आदि। अभी के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा अपना मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया है, या मानो झटका आ गया है जिसका अंत इसके पूर्ववत रूप में होना चाहिए। मैं शांति के लिए अपनी डायरी की ओर मुड़ता हूं। सटीकता से प्रवेश करने की आदत मुझे शांत करने में मदद करेगी। काउंट की रहस्यमय चेतावनी ने उस समय मुझे डरा दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह मुझे और अधिक भयभीत कर देता है, क्योंकि भविष्य में वह मुझ पर एक भयावह पकड़ बना लेगा। मुझे उस पर संदेह करने का डर रहेगा कि वह क्या कह सकता है। जब मैंने अपनी डायरी में लिखा और सौभाग्य से किताब और कलम को अपनी जेब में रख लिया तो मुझे नींद आने लगी। काउंट की चेतावनी मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैंने उसकी अवज्ञा करने में आनंद लिया। नींद का एहसास मुझ पर था, और इसके साथ ही वह हट भी था जो नींद बाहरी आवरण के रूप में लाती है। नरम चांदनी सुकून दे रही थी, और बाहर के विस्तृत विस्तार ने स्वतंत्रता की भावना दी जिसने मुझे तरोताजा कर दिया। मैंने ठान लिया कि आज रात उदासी भरे कमरों में नहीं लौटूंगा, बल्कि यहीं सोऊंगा, जहां पुरानी महिलाएं बैठती थीं, गाती थीं और मीठा जीवन जीती थीं, जबकि उनके कोमल स्तन पश्चातापूर्ण युद्धों के बीच अपने पुरुषों के लिए उदास थे। मैंने कोने के पास उसकी जगह से एक बड़ा सोफा खींचा, ताकि लेटते समय मैं पूर्व और दक्षिण का सुंदर दृश्य देख सकूं, और बिना सोचे समझे और धूल की परवाह किए सोने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए था, मुझे ऐसी आशा है, लेकिन मुझे डर है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ वह आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक था, इतना वास्तविक कि अब सुबह की चौड़ी, पूरी धूप में यहां बैठे हुए, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह सब नींद थी। मैं अकेला नहीं था। मेरे आने के बाद से कमरा वैसा ही था, किसी भी तरह से अपरिवर्तित था। मैं फर्श पर, चमकदार चांदनी में, अपने कदमों के निशान देख सकता था जहां मैंने धूल के लंबे संचय को परेशान किया था। मेरे सामने चांदनी में 3 युवतियां थीं, पहनावे और ढंग से महिलाएं। मैंने उस समय सोचा था कि जब मैंने उन्हें देखा तो मैं सपना देख रहा होगा। हालांकि चांदनी उनके पीछे थी, लेकिन उन्होंने फर्श पर कोई छाया नहीं डाली। वे मेरे करीब आए और कुछ देर तक मुझे देखते रहे, और फिर एक साथ फुसफुसाए। 2 गहरे रंग के थे, और उनकी नाक काउंट की तरह ऊंची जलीय थी, और बड़ी गहरी, भेदने वाली आंखें थीं जो हल्के पीले चांद की तुलना में लगभग लाल लग रही थीं। दूसरा गोरा था, जितना हो सके उतना गोरा, सुनहरे बालों के बड़े बड़े लहराते समूह और हल्के नीलमणि जैसी आंखों के साथ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तरह उसके चेहरे को जानता हूं, और इसे किसी स्वप्निल भय के संबंध में जानता हूं, लेकिन मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है कि कैसे या कहां। उन तीनों के शानदार सफेद दांत थे जो उनके कामुक होठों के माणिक्य के सामने मोतियों की तरह चमक रहे थे। उनमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया,
कुछ लालसा और साथ ही कुछ घातक भय भी। मुझे अपने दिल में एक दुष्ट, तीव्र इच्छा महसूस हुई कि वे मुझे उन लाल होठों से चूमें। इसे नोट करना ठीक नहीं, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन यह बात मीना की आंखों में आ जाए और उसे कष्ट पहुंचाए, लेकिन यह सच है। वे एक साथ फुसफुसाए, और फिर वे तीनों हंसे, ऐसी चांदी जैसी, संगीतमय हंसी, लेकिन इतनी जोर से मानो ध्वनि कभी भी मानव होठों की कोमलता से नहीं आ सकती थी। यह किसी चालाक हाथ से बजाए जाने पर पानी के गिलास की असहनीय, झुंझुनी भरी मिठास की तरह था। गोरी लड़की ने विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया और बाकी दोनों ने उससे आग्रह किया। एक ने कहा, जारी रखें, आप पहले हैं और हम अनुसरण करेंगे, शुरुआत करने का अधिकार आपका है। दूसरे ने जोड़ा, वह युवा और मजबूत है, वहां हम सभी के लिए चुंबन है। मैं शांत लेटा रहा, सुखद प्रत्याशा की पीड़ा में अपनी पलकों के नीचे से बाहर देखता रहा। गोरी लड़की आगे बढ़ी और मेरे ऊपर तब तक झुकी जब तक मैं उसकी सांसों की गति को अपने ऊपर महसूस नहीं कर सका। एक मायने में यह मीठा था, शहद मीठा, और उसकी आवाज के समान ही नसों में झुंझुनी पैदा करता था, लेकिन मीठे के पीछे एक कड़वाहट थी, एक कड़वी आक्रामकता, जैसे कि खून में गंध आती है। मैं अपनी पलकें उठाने से डर रहा था, लेकिन बाहर देखा और पलकों के नीचे बिल्कुल ठीक देखा। लड़की अपने घुटनों पर बैठ गई और मेरे ऊपर झुक गई, बस इतरा रही थी। वहां एक जानबूझकर कामुकता थी जो रोमांचकारी और प्रतिकारक दोनों थी, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन झुकाई, उसने वास्तव में एक जानवर की तरह अपने होंठ चाटे, जब तक कि मैं चांदनी में लाल होंठों पर और लाल जीभ पर चमकती हुई नमी को नहीं देख सका, जब वह चाट रही थी। सफेद नुकीले दांत। उसका सिर नीचे और नीचे चला गया क्योंकि होंठ मेरे मुंह और ठोड़ी की सीमा से नीचे चले गए और ऐसा लग रहा था कि मेरे गले पर अटकने वाले हैं। फिर वह रुकी, और मैं उसकी जीभ के मथने की आवाज सुन सकता था जब वह उसके दांतों और होंठों को चाट रही थी, और मेरी गर्दन पर गर्म सांस महसूस कर सकती थी। फिर मेरे गले की त्वचा में वैसे ही झुंझुनी होने लगी जैसे किसी के शरीर में गुदगुदी करने वाला हाथ करीब करीब आने पर होता है। मैं अपने गले की अतिसंवेदनशील त्वचा पर होठों का नरम, कांपता हुआ स्पर्श और दो तेज दांतों के कठोर निशान महसूस कर सकता था, बस छूना और वहां रुकना। मैंने निस्तेज आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं और इंतजार किया, धड़कते दिल के साथ इंतजार किया। लेकिन उस पल, बिजली की तरह तेजी से एक और अनुभूति मुझ में छा गई। मैं काउंट की उपस्थिति के प्रति सचेत था, और उसके क्रोध के तूफान में फंसने जैसा था। जैसे ही मेरी आंखें अनायास खुलीं, मैंने देखा कि उसके मजबूत हाथ ने गोरी महिला की पतली गर्दन को पकड़ लिया और विशाल शक्ति से उसे पीछे खींच लिया। नीली आंखें क्रोध से बदल गईं, सफेद दांत गुस्से से चमक रहे थे, और गोरे गाल जोश से लाल हो रहे थे। लेकिन गिनती। मैंने कभी ऐसे क्रोध और रोष की कल्पना नहीं की थी, यहां तक कि गड्ढे के राक्षसों के प्रति भी। उसकी आंखें सकारात्मक रूप से चमक रही थीं। उनमें लाल रोशनी भयावह थी, मानो उनके पीछे नरकग्नि की लपटें धधक रही हों। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था, और उसकी रेखाएं खींचे गए तारों की तरह कठोर थीं, मोटी भौहें जो नाक के ऊपर मिलती थीं, अब सफेद गर्म धातु की भारी पट्टी की तरह लग रही थीं। अपने हाथ के जोरदार झटके से उसने महिला को अपने से दूर फेंक दिया, और फिर दूसरों को इशारा किया, मानो वह उन्हें वापस मार रहा हो। यह वही अत्याचारी भाव था जो मैंने भेड़ियों के प्रति देखा था। एक आवाज में, जो धीमी और लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे हवा में से होकर गुजरती है और फिर कमरे में घूमती है, उसने कहा, आप में से किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत कैसे की? जब मैंने मना किया था तो तुम्हारी उस पर आंख उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वापस, मैं तुम्हें सब बताता हूं। यह आदमी मेरा है। सावधान रहें कि आप उसके साथ कैसे हस्तक्षेप करते हैं, अन्यथा आपको मुझसे निपटना होगा। गोरी लड़की, हंसी मजाक के साथ, उसे जवाब देने के लिए मुड़ी। तुमने खुद कभी प्यार नहीं किया, तुम कभी प्यार नहीं करते। इस पर अन्य महिलाएं शामिल हो गईं, और कमरे में ऐसी निर्दयी, कठोर, भावहीन हंसी गूंज उठी कि मैं सुनकर लगभग बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था मानो राक्षसों का आनंद हो। फिर मेरे चेहरे को ध्यान से देखने के बाद काउंट मुड़ा और धीरे से फुसफुसाकर बोला, हाँ, मैं भी प्यार कर सकता हूं, आप स्वयं ही इसे अतीत से बता सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? खैर,
अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं उसके साथ काम कर लूंगा तो आप अपनी इच्छा से उसे चुमेंगे। अब जाओ। जाना। मुझे उसे जगाना ही होगा, क्योंकि अभी काम करना बाकी है। क्या आज रात हमारे पास कुछ नहीं होगा? उनमें से एक ने धीमी हंसी के साथ कहा और उस बैग की ओर इशारा किया जिसे उसने फर्श पर फेंक दिया था और जो ऐसे हिल रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई जीवित चीज हो। उत्तर के लिए उसने सिर हिलाया। महिलाओं में से एक ने आगे बढ़कर उसे खोला। यदि मेरे कानों ने मुझे धोखा नहीं दिया होता, तो वहां हांफने और धीमी आवाज में रोने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी आधेदबे हुए बच्चे की आवाज हो। महिलाएं चारों ओर से बंद हो गईं, जबकि मैं भय से स्तब्ध था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वे गायब हो गए और उनके साथ वह भयानक बैग भी गायब हो गया। उनके पास कोई दरवाजा नहीं था और वे मेरी नजर के बिना मेरे पास से नहीं निकल सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चांदनी की किरणों में फीके पड़ गए और खिड़की से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं उनके पूरी तरह से फीके पड़ने से पहले एक पल के लिए धुंधले, छायादार रूपों को बाहर देख सकता था। फिर भय मुझ पर हावी हो गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा।